हमने लास्ट लेसन में डिसीजन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास किस तरह के डिसीजन स्टेटमेंट्स पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं और उनका वर्क फ्लो कैसे काम करता है किसी प्रोग्राम के अंदर। आज के इस लेसन में हम इनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे कि हमारी डिसीजन स्टेटमेंट्स काम कैसे करती हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हमारी डिसीजन स्टेटमेंट थी दैट इज कॉल्ड योर इफ स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम इफ का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होगा और एंड पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद फौरन से जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारा कर्सर थोड़ी सी इंडेंटेशन लेफ्ट साइड से देने के बाद ब्लिंक कर रहा है। पाइथन के अंदर हमारे पास स्कोप ऑफ एनी ब्लॉक हमेशा इंडेंटेशन की बेस पे कंट्रोल किया जाता है बिकॉज पाइथन के अंदर किसी तरह की करली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं की जाती स्कोप को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो स्टेटमेंट मेरी इस इफ ब्लॉक के अंदर काउंट होगी। अब अपने इस कोड को चेक करने के हमारी इफ कंडीशन काम कैसे करती है, मैं छोटा सा कोड लिखता हूँ वेरिएबल 1 इज लेस देन वेरिएबल 4 और प्रिंट कर दें। फोर इज greater than variable 1 print if ends here। यहाँ पर मैं एक और प्रिंट लगाता हूँ जो कि इस चीज की वेरिफिकेशन करवा देगी हमको कि क्या हम इफ स्टेटमेंट के अंदर हैं या इफ स्टेटमेंट से बाहर आ चुके हैं। इट इज आउटसाइड द इफ। उसने हमारे पास कंडीशन चेक की वेरिएबल 1 इज लेस देन वेरिएबल 4। ये हमारे उसे कंडीशन बिल्कुल ठीक मिली। यहाँ पे उसने ट्रू रिटर्न किया तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर आ चुका है। उसने इफ ब्लॉक के अंदर तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया और देन कंट्रोल को इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक से बाहर लेके उसने इस इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट कर दिया। इसका मतलब हमारी इफ स्टेट कंडीशन बिल्कुल ठीक काम किया, हम इफ ब्लॉक के अंदर चलेगी। अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर दूं अब हमारे पास क्या आउटपुट दे जाएगी, उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे लास्ट लाइन ऑफ द कोड प्रिंट आउट कर दी। क्यों? बिकॉज हमारी वेरिएबल 1 की वैल्यू 15 है और वेरिएबल 4 की वैल्यू 21 है। 15 इज नॉट ग्रेटर देन 21। हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। उसने फॉल्स होने के फौरन बाद हमारी कंट्रोल को इस ब्लॉक तरफ जाने ही नहीं दिया। उसने हमारे कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम डायरेक्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इस ब्लॉक के बाद इफ ब्लॉक के बाद जो इंस्ट्रक्शन आ रही थी उसने हमारा कंट्रोल वहां शिफ्ट किया और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे अगर हमारे पास थी इफ स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट को यूज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एल्स का कीवर्ड होगा। इफ के बाद हमेशा हमें एक एल्स लिखनी पड़ेगी। अगर मैं इसको रन कर दूं तो उसने मेरी एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक वो मैं बता रहा है कि इस प्रिंट के ऊपर आपको एक इंडेंटेशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है। मींस हमें इस एल्स के बाद प्रिंट को नेक्स्ट लाइन के अंदर हमेशा एक इंडेंटेशन या टैब दे के लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो हमारे पास एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। उसने हमारे सामने एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। इफ ब्लॉक जब गलत हो जाएगा उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स ब्लॉक हमेशा काम करेगा। इसके साथ ही हमारे पास जो एक थर्ड, अगर हम इफ के साथ मजीद कंडीशंस भी अप्लाई करना चाहते हैं कि इफ चेक को अगर इफ फॉल्स है तो नेक्स्ट इफ चेक कर लो, वो भी फॉल्स है तो नेक्स्ट इफ, हम मोर देन इफ भी लगा सकते हैं। इफ देन यहाँ पे एक और इफ इस्तेमाल करें फिर एक और इफ इस्तेमाल कर लें। बार बार इफ लगाने से बेहतर है कि हमें हर इफ के लिए फिर एक एल्स भी इंप्लीमेंट करवाना पड़ जाएगी। हम इससे बेहतर है कि हम एल्स इफ स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं जो कि जिसे ELIF के जरिए से पाइथन में लिखा जाता है। दिस इज योर एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ के बाद उसकी एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे हम कहते हैं वेरिएबल 2 इज लेस देन वेरिएबल 3। तो इसमें क्या प्रिंट कर दे, वो वेरिएबल 3 इज वेरिएबल 2 else if statement ends here।
अब वो चेक करेगा कि आपके पास कौन सी कंडीशन दोनों में से ट्रू होगी। उसने देखा कि आपके पास पहली कंडीशन फॉल्स हुई, उसको छोड़ा और उसके बाद वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ गया एल्स इफ ये चीज ट्रू हुई तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसके लिए हमारे एंड पे एक एल्स भी लगा दें, तो एल्स पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट आउटसाइड द इफ एंड एल्स इफ। अगर हम यहाँ भी अपनी कंडीशन को फॉल्स करते हैं तो अब देखिए क्या करता है हमारे पास, वो चेक करेगा कि दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स है, वो दोनों ब्लॉक को छोड़ के जस्ट एल्स स्टेटमेंट पे आएगा और एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। एक बात का ध्यान रखना कि एल्स किसी तरह के एक्सप्रेशंस या किसी भी कंडीशन को एज आर्गुमेंट नहीं लेती, एल्स एज इट इज अकेली बिल्कुल लिखी जाती है एल्स इंस्ट्रक्शन। ये थी हमारे पास इफ, एल्स इफ और इफ एल्स इंस्ट्रक्शंस को हम कैसे बारी बारी इस्तेमाल करते हैं और इनको हम मोर देन वन टाइम्स एक प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर देन वन इफ, मोर देन एल्स इफ, और इसी तरह हम एल्स को भी इफ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट्स। इसके साथ अगर हम इन डिसीजन स्टेटमेंट्स को मजीद देखें, इनके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर से मुराद है कि अगर हम यहाँ पे एंड और को इस्तेमाल करना चाहें तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस केस में वो क्या करेगा, वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 4 एंड वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 3। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाएगी तो एंड ऑपरेशन हमेशा हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हमारा ये पूरे का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशंस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। उसने हमें सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन को एज अ आउटपुट शो कर दिया।